हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 3 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में जनवरी 2021 में ये आया था 10 मार्क्स का चैप्टर 3। इसके 3 यूनिट है, आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे। ओके, ये क्विक रिवीजन है, आप स्टडी मेटेरियल प्रेफर करना और इसी से हम पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर 3 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसी चैप्टर से जनवरी 21 में सिर्फ ओनली फर्स्ट यूनिट का अगर मैं बताऊं, टोटल 3 यूनिट है इस चैप्टर की। फर्स्ट यूनिट में इसमें आया था 6 मार्क्स फर्स्ट यूनिट से, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनवरी 21 में 6 मार्क्स का आया था, नवंबर में भी 2 to 4 मार्क्स का, हर एग्जाम में इस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स का आता है, क्योंकि 3 यूनिट है इस चैप्टर की, तो फर्स्ट यूनिट से ज्यादा मार्क्स का आता है। आप फर्स्ट यूनिट को ध्यान से रीड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप गिवन है हमें। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में, ध्यान से देखिए। व्हाट इज पार्टनरशिप पढ़ना है हमें। इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देखिए, इसमें एसेंशियल एलिमेंट है एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें भी 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें देखिए आगे है डिस्टिंक्शन ऑफ विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अदर फॉर्म के साथ डिस्टिंक्शन है पार्टनरशिप का, किस किस के साथ, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के साथ, क्लब के साथ, एचईएफ के साथ एंड को ओनरशिप कंपनीज के साथ एंड एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी स्लीपिंग पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, वो एग्जाम में भी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर 6 मार्क्स का भी पूछा गया एग्जाम में, 4 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी, इस यूनिट से यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 3 यूनिट है इस चैप्टर की, पार्टनरशिप की 1, 2 एंड 3, और टोटल जो तीनों यूनिट है वो 10 मार्क्स के एग्जाम में आई। इज दैट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप वॉइस इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और डेफिनेशन को 2 मार्क्स की आई हुई है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से रीड करेंगे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहती है, आपको पता ही होगा। पार्टनरशिप जो है, ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप तभी हो सकती है जब मिनिमम 2 पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पर्सन मिलकर बिजनेस नहीं करते तो वो पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पार्टनरशिप जब भी की जाती है तो किसी ना किसी बिजनेस के लिए की जाती है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बिजनेस होना जरूरी है, और साथ में वो प्रॉफिट शेयर करने के बारे में जरूर बात करते हैं। कोई ना कोई डील होनी चाहिए उनकी, अगर वो साइलेंट है तो इक्वल शेयर लिया जाता है प्रॉफिट का। देखिए इसमें क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ही होगा कि पर्सन मिनिमम 2 होंगे हु हैव एग्रीड। जो एग्रीड है, अब यहाँ पे एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट। जो पार्टनर एग्री हो गए हैं टू शेयर द प्रॉफिट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रॉफिट वर्ड से लिखना है आपको एग्जाम में, सिर्फ प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है पार्टनरशिप में, बट जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप में आएगा तो वो हमेशा इस इंटेंशन से आएगा कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। कभी भी इंटेंशन लॉस की नहीं होगी। लॉस में भी अगर लॉस हो सकता है, लेकिन इंटेंशन हमेशा प्रॉफिट की होगी, और डेफिनेशन में भी इसलिए प्रॉफिट ही लिखा गया है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन मींस एक से ज्यादा, 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्रीमेंट करा है टू शेयर द प्रॉफिट शेयर करेंगे वो बिजनेस का। कैरिड ऑन बाय ऑल, अगर 2 पार्टनर है तो दोनों काम करेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ कैरिड ऑन बाय ऑल। तो यहाँ पे बिजनेस का होना भी जरूरी है, पर्सन यानी कि मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है, और एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है। एग्रीमेंट कुछ ना कुछ होना जरूरी है। बेशक वो सारी बातें एग्रीमेंट में ना लिखे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखे तो हो सकता है, बट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट कि हम बिजनेस करेंगे और किस फील्ड में करेंगे, उस बिजनेस की टाइमिंग क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, या वो विल पर होगा, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद खत्म होगा या कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब एग्रीमेंट में लिखना जरूरी है। साथ ही में पार्टनर्स के नेम एड्रेस भी होते हैं एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट को डीड बोला जाता है नॉर्मली। तो पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीमेंट होगा दैट इज कॉल्ड डीड, पार्टनरशिप डीड। ओके, तो बिजनेस कैरी किया जाएगा बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्टनरशिप के अंदर अगर एक पर्सन भी काम करे पार्टनरशिप में तो भी वो पार्टनरशिप मान जाएगी, या फिर सारे मिलकर काम करे तो भी पार्टनरशिप मान जाएगी। काम कोई भी पर्सन कर सकता है। जो पार्टनर काम करेगा उसे वर्किंग पार्टनर यानी कि एक्टिव पार्टनर बोला जाता है, और जो काम नहीं करते वो स्लीपिंग पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर होते हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए हैं, आप कंसीडर करना इन सारे पॉइंट्स को। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम दोबारा से देखें तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन होंगे 2 और मोर, जो एग्रीड करते हैं, एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप डीड का, टू शेयर द प्रॉफिट
share the profit. Without profit, partnership can never exist. Of a business, बिजनेस भी होना कंपलसरी है, बिना बिजनेस के कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगर आप दो लोग मिलकर बिजनेस नहीं करेंगे तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। तो बिजनेस के पर्पज के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है। ओके, कैरिड ऑन बाई ऑल, अब हो सकता है दो पार्टनर है, दोनों कैरी करें उस बिजनेस को, दोनों काम कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर हैं और उसमें से सिर्फ वर्किंग पार्टनर एक ही है और वो सबके बिहाफ पे काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। यही इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा। तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी पॉइंट मैंने बताया आगे उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आगे डिफाइन भी किया हुआ, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, पर्सन जो एंटर होते हैं पार्टनरशिप में विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, उन्हें क्या बोला जाता है? इंडिविजुअली पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? फर्म। ध्यान से सुनना, राम श्याम मोहन अगर एक फर्म में एज एन इंडिविजुअल बनते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर, तो वो तो इंडिविजुअल पार्टनर रहेंगे, लेकिन राम श्याम मोहन के नाम से जो कही जाएगी वो फर्म होगी। राम श्याम एंड मोहन एक फर्म है, लेकिन राम इज इंडिविजुअल पार्टनर, श्याम इज इंडिविजुअल एंड मोहन इज इंडिविजुअल। एक अलग एग्जांपल लेते हैं। एबीसी ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली जिसका नाम है एबीसी एंड कंपनी। तो एबीसी एंड कंपनी एक फर्म होगी, लेकिन ए एक इंडिविजुअल पार्टनर है, बी इंडिविजुअल एंड सी इंडिविजुअल, यही लिखा है इस लाइन में। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। तो जिस नाम के अंडर बिजनेस कैरी होगा उसे फर्म नेम बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एलिमेंट देखिए क्या क्या गिवन है हमें। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जैसा हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन में, इसमें मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए। The partnership must be a result of an agreement। तो पार्टनरशिप एक रिजल्ट है किस चीज का? एग्रीमेंट entered into by all person concerned। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। उस एग्रीमेंट में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, यानी कि सारे पार्टनर एग्री होते हैं उस पार्टनरशिप को रन करने के लिए। अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं होगी, नो पार्टनरशिप नो बिजनेस। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट। सेम वही बात, प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट होता है। लॉस तो बाय डिफॉल्ट होने पर शेयर किया जाता है, बट एग्रीमेंट जो किया जाता है वो इसलिए कि हम बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे। ओके, एंड द लास्ट इज the business must be carried on by all or any of them acting for all। कोई भी एक पर्सन बिजनेस को कैरी करे, एक पार्टनर, या फिर सभी काम करें, तो एक पार्टनर भी सभी के बिहाफ पर काम कर सकता है। सेम यही कैरी बिजनेस जो कैरी करेगा एक पार्टनर, ये 2 मार्क्स का जनवरी 21 में क्वेश्चन था। अब इसे डिस्कस करते हैं अच्छे से। अब नीचे लिखा है वी शैल नाउ डिस्कस द अफोर स्टेटेड एलिमेंट वन बाय वन। ऊपर के सारे एलिमेंट को डिस्कस किया गया। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो यहाँ पे बताया गया है 2 और मोर पर्सन। 2 पर्सन तो हमें पता है कि पार्टनरशिप के एसोसिएशन में 2 पर्सन का होना जरूरी है। और यहाँ पे जो मोर लिखा है, मोर कितने पर्सन हो सकते हैं? मैक्सिमम। तो साफ साफ यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो सेक्शन 464 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसमें यह बताया गया है कि 50 पार्टनर्स की लिमिट है। 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते इन एनी एसोसिएशन पार्टनरशिप फॉर्म में। तो मिनिमम पार्टनर 2 एंड मोर, मैक्सिमम 50। नेक्स्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में बताया गया है कि एग्रीमेंट मींस डीड। पार्टनर्स के बीच में ये डीड होगी कि वो कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से काम करेंगे, उनका बिजनेस किस चीज में होगा, कौन कौन सी उनकी बिजनेस की हेल्पिंग एक्टिविटीज होगी, कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, ये सारा पहले ही डिसाइड होगा, एग्रीड होगा, जिसे एग्रीमेंट में लिखना होगा। तो इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। बस एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच में। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, बिजनेस होना काफी जरूरी है पार्टनरशिप में। अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप होगी नहीं। जैसे मान लो राम और श्याम मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं मोहन को पीटने के लिए, तो ऐसी कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ये इलीगल वर्क है।
बिजनेस करने के लिए वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, राम और श्याम मिलकर सोहन की शादी में जा रहे हैं, ये भी कोई पार्टनरशिप नहीं है, बिजनेस होना जरूरी है। वो दोनों पैसे मिलाकर कार रेंट पर लेते हैं, जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट मैटर ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस होना काफी जरूरी है। इन दिस कंटेक्स्ट वी विल कंसीडर टू प्रपोजिशन। इसमें इन्होंने बताया फर्स्ट देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ बिजनेस। पहली प्रपोजिशन में बिजनेस होना जरूरी है। फॉर द पर्पज द टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड। बिजनेस में देखिए क्या क्या इंक्लूड है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। तो ट्रेड भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन भी एंड प्रोफेशन भी। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है वो होना बहुत एसेंशियल है। सेकेंडली द मोटिव ऑफ बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन। तो बिजनेस करने का जो मोटिव है वो गेन है, आपको प्रॉफिट कमाना है। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिजनेस करने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा। विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसकी वजह से ही पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होगी। देयरफॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन। ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होगी जहां कोई भी इंटेंशन नहीं है क्या कैरी करने की बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं करना है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। ओके, एंड टू शेयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी शेयर करना है। जो भी बिजनेस होगा उससे प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दोबारा से हाईलाइट किए गए हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड एक्विजिशन ऑफ गेन। बिजनेस का होना जरूरी है, साथ में गेन भी होना जरूरी है। गेन के लिए एग्रीमेंट किया जाएगा। बाई चांस गेन नहीं हुआ, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में रहेगी, बट फर्स्ट मोटिव गेन का ही होता है। नेक्स्ट लिखा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आपको बताइए हम उसे इक्वली शेयर कर लेते हैं। बट प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं कि पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, कौन सा पार्टनर वर्किंग होगा, कौन सा पार्टनर वर्किंग नहीं होगा, और अगर कोई पार्टनर वर्क ज्यादा कर रहा है तो उसे सैलरी दी जाएगी या नहीं, कोई पार्टनर अगर कैपिटल ज्यादा लेकर आ रहा है तो उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा नहीं, ये सब लिखा हुआ होगा। ओके, तो एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में लिखा है द sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partner is entitled to whole of the profit. ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं होगी जहां सारा का सारा प्रॉफिट एक पार्टनर को मिल रहा है, उसमें शेयरिंग का प्रोपोर्शन जरूर होगा। पार्टनरशिप मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। वो किसी भी मैनर में चूज कर सकते हैं, वो कैपिटल रेशो में करें, इक्वली करें, 3:1 कोई भी रेशो को ले सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल रीड करते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए ना, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। को ओनर हु शेयर अमंग्स देमसेल्फ द रेंट। ध्यान से देखिए, रेंट शेयर कर रहे हैं को ओनर है तो इस किसी प्रॉपर्टी के कोई 2 मालिक हैं और वो रेंट को शेयर कर रहे हैं। डिराइव फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड से जो रेंट आ रहा है। आर नॉट पार्टनर, इन्हें पार्टनर नहीं कहा जाएगा बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी उससे रेंट आ रहा है। तो बिजनेस तब होगा जब ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, या इनके पास एक लैंड नहीं होता, अ पीस ऑफ लैंड नहीं होता, बहुत सारे लैंड ये खरीदते, बेचते और रेंट पर देते, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। यहाँ पे सिर्फ 1 पीस ऑफ लैंड। नेक्स्ट, कोई भी चैरिटेबल, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। चैरिटेबल क्लब और इंस्टीट्यूशन का काम ही लोगों की भलाई करना होता है, प्रॉफिट मोटिव तो होता ही नहीं, और पार्टनरशिप में मोटिव प्रॉफिट का होता है, इसलिए कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप नहीं बन सकता। और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में हाउएवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस। जॉइंट स्टॉक कंपनी तो एनपीओ बन सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन। देखिए ध्यान से, एक्स और वाई ने कुछ कॉटन्स के बेल्स खरीदे हैं। बेल्स मतलब उनका एक गट्ठा होता है, यानी कि पैकेट्स, विच दे एग्री टू सेल, वो एग्री सेल करने के लिए ऑन देयर जॉइंट अकाउंट मिलकर, एंड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वल। यहाँ पे देखिए, पहले वो परचेज कर रहे हैं कॉटन और फिर वो सेल करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह का बिजनेस हो गया। ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा ही होता है कि हम गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच दिया। और मैन्युफैक्चरिंग में होता है रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको हमने मैन्युफैक्चर किया, फिनिश गुड्स बनाया और फिर सेल कर दिया। तो बिजनेस होना जरूरी है। यहाँ पे बिजनेस भी हो रहा है और एक्स और वाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट भी इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी इनकी प्रॉफिट है, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं, और बिजनेस भी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस। तो ये कॉटन बिजनेस में पार्टनर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जनवरी 21 में, अभी से डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस चाहे एक पर्सन करे पार्टनरशिप में, एक पार्टनर करे,
सबके बिहाफ पर या फिर सभी करें मिलकर, तो पार्टनरशिप रन मानी जाएगी। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर करें, और बाई एनीवन, कोई एक करे, और मोर ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए कोई एक से ज्यादा पार्टनर भी काम कर सकते हैं और एक पार्टनर भी काम कर सकते हैं। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ का ये मेन प्रिंसिपल है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर एक पर्सन सबके बिहाफ पर काम करे, सब पर्सन एक के बिहाफ पर भी काम कर सकते हैं, या फिर सब मिलकर काम करें, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो पार्टनरशिप इनकम्प्लीट होगी, दैट इज, तो पार्टनरशिप ही नहीं मानी जाएगी। तो बिटवीन द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट द एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर एक पार्टनर एक्ट कर रहा है तो उसके एक्ट को पूरी फर्म का एक्ट माना जाएगा। अगर वो गलत कर रहा है तो पूरी फर्म लायबल होगी। ये पार्टनरशिप में लिखा है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान से करना। सेकंड और थर्ड यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है और एक एजेंट है फॉर ऑल ऑफ द अदर पार्टनर। तो यहाँ पर अगर 4 पार्टनर है और एक पार्टनर काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो उन तीनों पार्टनर का एजेंट माना जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं के बिहाफ पर काम कर रहा है। He is an agent in so far he can bind the other partner by his act। तो वो अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है। Let's take an example। एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। डी सिर्फ वर्किंग पार्टनर है, बाकी 3 पार्टनर ए बी सी काम नहीं करते हैं। अब डी ने कोई काम ऐसा कर दिया जो पार्टनरशिप के बेनिफिट में नहीं था, उसके लिए जो तीनों पार्टनर है ए बी सी वो भी लायबल होंगे। ये साफ साफ इस लाइन को पढ़कर लिख रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि रियल में वो लायबल है अथॉरिटी के बाहर करके या नहीं। अभी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो लायबल है, क्योंकि जो भी वो काम करेगा नॉर्मली उसे अथॉरिटी के अंदर करना चाहिए, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग कहीं भी अथॉरिटी का वर्ड नहीं आया है। ओके, he is an agent in so far and can bind the other partner by his act and he is a principal। वो principal भी to the extent that he is bound by the act of other partner। दूसरे पार्टनर जो काम करेंगे ABC उसके लिए D बाउंड होगा। ओके, अब यहाँ पर पार्टनरशिप जो है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी की होती है। आपको पता होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो जो भी पार्टनर बाउंड हो रहे हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल कर क्रेडिटर को पे की जाएगी। इट में बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये जो ट्रू टेस्ट पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इज अ म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट तभी होगा, सच्चा टेस्ट तभी माना जाएगा पार्टनरशिप का, जब वो म्यूचुअल एजेंसी होगी, यानी कि म्यूचुअली एग्रीड होकर पार्टनर काम करेंगे। ओके, रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के अलावा भी वो सारे काम म्यूचुअल एजेंसी से करेंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर म्यूचुअल एजेंसी ही एब्सेंट है तो देयर विल बी नो पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। अब यहाँ पर एक केस लो है इन केडी कामत एंड कंपनी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, बताया था 2 एसेंशियल कंडीशन होना जरूरी है। 2 एसेंशियल कंडीशन ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देयर शुड बी एन एग्रीमेंट होना जरूरी है टू शेयर द प्रॉफिट, एज वेल एज लॉस के लिए भी होना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ प्रॉफिट की बात लिखी है कि प्रॉफिट होना जरूरी है, और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें लॉसेस को भी कवर किया गया है, एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप में डील की जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं आता। लॉस बाय डिफॉल्ट उसी रेशियो में शेयर किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसी को हम कंसीडर करते हैं। सेकंड इन्होंने क्या बताया, तो फर्स्ट तो बताया कि एग्रीमेंट होना जरूरी है प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस के लिए। नेक्स्ट बताया गया है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन, ध्यान से देखिए, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर कैरी करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एनी ऑफ देम, कोई भी सबके लिए काम कर सकता है, यानी कि एक पार्टनर भी सबके लिए काम कर सकता है और 3 पार्टनर भी एक के लिए काम कर सकते हैं अगर 4 पार्टनर है तो। विद इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 4, तो 4th सेक्शन में ये बात लिखी। नोट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट। तो ट्रू टेस्ट के अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप
एग्जिस्टेंस में कब आएगी, ट्रू टेस्ट कब होगा, मतलब रियल में पार्टनरशिप कब मानी जाएगी, उसके लिए कुछ रेलिवेंट पॉइंट दिए गए हैं। ऑल रेलिवेंट फैक्ट टेकन टुगेदर, ये सारे फैक्ट्स लिए जाने हमें एक साथ। फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के लिए इट मस्ट बी प्रूव, तो हमें सारे पॉइंट प्रूव करने हैं। तो पहला पॉइंट है एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा है जो बिजनेस होगा उसे कैरी करेंगे ऑल या एनी ऑफ देम, सेम वही बात लिखी है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको रिवाइज कर लेने हैं। ओके, एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट दिए गए हैं, आप इसे रीड कर लेना, इट इज सो सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है, एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट लिखा है एजेंसी। थर्ड पॉइंट, ऊपर के दो पॉइंट सिंपल थे, आप रीड कर लेना। एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। जैसा थर्ड पॉइंट में लिखा था कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर भी सारे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकता है और सारे पार्टनर भी एक के बिहाफ पे काम कर सकते हैं पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगी। विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, जो हमने पहले भी पढ़ा था, लॉ इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग अ कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। लॉ के अंदर भी ये बात ध्यान से लिखी गई है, ईच पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस, सारे पार्टनर चाहे बिजनेस को कैरी करे, इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो वो प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। अब यहाँ पर एक केस लॉ है, उसे हम स्टडी करेंगे, शांति राजन दास गुप्ता वर्सेस दैसेरान मुर्जामुल, सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है, शांति राजन दास और दैसेरान के बीच में। तो इसमें देखिए ध्यान से पढ़ना है। इन शांति राजन दास गुप्ता वर्सेस दैसेरान मुर्जामुल, इनके केस में क्या हुआ था, फॉलोइंग फैक्टर वेट अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन निकाला था इन्होंने कि पार्टनरशिप इनके बीच में है भी या नहीं। और पार्टनरशिप होने के लिए टू टेस्ट हमने देखा क्या होना चाहिए, उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होना चाहिए, साथ में बिजनेस भी कैरी करने के लिए बिजनेस भी होना चाहिए, एंड एक पॉइंट और था, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस म्यूचुअल एजेंसी से होना चाहिए। 3 पॉइंट है। ओके, अब देखिए ये 3 पॉइंट यहाँ पर हुए या नहीं हुए। तो इनके केस में पहला था, पार्टीज हैव नॉट रिटन एनी रिकॉर्ड, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप की, टर्म और कंडीशन का, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। एग्रीमेंट तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। सेकंड में लिखा है प्रिंसिपल बिजनेस मेंटेन नो अकाउंट, कोई अकाउंट ही नहीं बना रखा उन्होंने ऑन इट्स ओन, विच वुड ओपन टू द इंस्पेक्शन, जिससे इंस्पेक्शन किया जा सके दोनों पार्टीज का। यानी कि पार्टीज ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया या नहीं किया, दोनों एग्री हैं, यही नहीं पता लग रहा हमें, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और थर्ड में लिखा नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन बाय विद एनी बैंक, बैंक में कोई अकाउंट भी ओपन नहीं करा। अगर अकाउंट भी ओपन करते, फर्म के नाम पर करते, तो भी पता लगता कि वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, कोई रिटर्न इंटीमेशन भी नहीं थी जो डेप्यूटी डायरेक्टर या प्रोक्योरमेंट डेप्यूटी डायरेक्टर को दी जाए, कोई भी इंटीमेशन नहीं दी कि हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी क्योंकि पार्टीज ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को प्रूव करे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सिंपल से पॉइंट है, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप को जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंसीडर किया गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी नॉर्मल जो कंपनी होती है जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये कंपनी सारी। तो यहाँ पे बताया गया पार्टनरशिप नॉट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो और नहीं भी। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको पता है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आप कंपनी एक्ट देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कंपनी एक्ट का भी पूरा रिवीजन इस कराया गया है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आप देखिए वो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट के थ्रू और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है उसका, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है, इट हैज नो लीगल पर्सनैलिटी, इसकी कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, और जहाँ की कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी है वो एक सेपरेट पर्सन है, तो यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी नहीं है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेंबर, और कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से। हमने एक केस स्टडी पढ़ी है सैलोमन वर्सेस सैलोमन की। एजेंसी, इन अ फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट, यहां पर ध्यान से देखिए कि फर्म के अंदर हर एक पार्टनर एजेंट होता है, लेकिन
वहां पर कंपनी में सारे मेंबर होते हैं। अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर मेंबर, यहाँ पे कोई भी मेंबर एक दूसरे का एजेंट नहीं है, वो सेपरेटली वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे साफ साफ बताया जाएगा, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग द पार्टनर अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ द डीड, डीड की जो टर्म एंड कंडीशन बताई गई है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी डिविडेंड होता है कंपनी के अंदर, जरूरी नहीं है वो हर बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, कभी कभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उस डिविडेंड को कंपनी में ही इन्वेस्ट करके कंपनी की ग्रोथ में इंक्लूड कर देते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। और लायबिलिटी देखिए, पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड, और कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है बाय शेयर्स। शेयर से वो डिफाइन कर देते हैं कि जिस कंपनी के मेंबर ने जितने शेयर दिए वो उतने तक ही लायबल है, नॉट पर्सनली लायबल। प्रॉपर्टी, यहां पर जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है ध्यान से देखिए, जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है विच इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर फर्म ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो सारे पार्टनर का उसमें शेयर होगा, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपनी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो सिर्फ कंपनी का ही शेयर है, किसी भी मेंबर का उसमें कोई शेयर नहीं है। इन अ कंपनी इट्स प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ मेंबर, मेंबर से वो बिल्कुल अलग होती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है, मेंबर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे, तो क्या मैं 10,000 या 20,000 के शेयर खरीदूं और कंपनी की प्रॉपर्टी का मेंबर हो जाऊंगा, पार्टिसिपेंट हो जाऊंगा प्रॉपर्टी में? बिल्कुल भी नहीं। तो मेंबर जो होते हैं शेयर खरीद कर कंपनी के बन सकते हैं और वो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी के पार्टिसिपेंट नहीं होते। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगी उसके लिए वो लायबल होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे प्रॉपर्टी में। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अ शेयर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे को देकर नहीं जा सकता बिना दूसरे पार्टनर के कंसर्न के, एग्रीमेंट के, म्यूचुअल एग्रीमेंट के। लेकिन यहां पर कंपनी के अंदर हम शेयर ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, किसी और पर्सन को बेच दिए, कोई भी खरीद सकता है इसमें बिना किसी के कंसेंट के। मैं किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैनेजमेंट, यहाँ पे तो मैनेजमेंट एब्सेंस होती है, कोई भी मैनेज कर देता है, कभी कोई करता है कभी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मेंबर ऑफ कंपनी आर नॉट इंटाइटल टू टेक पार्ट, यहाँ पे वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, लेकिन मैनेजर्स अलग होते हैं। और यहाँ तो मैनेजमेंट एब्सेंस है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ऑल पार्टनर इंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो सारे पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लायबल हैं। और कंपनी में जरूर नहीं है कोई मेंबर पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट में। जैसे मैंने अगर शेयर परचेज करे हैं किसी कंपनी के, रिलायंस के, तो जरूर नहीं है मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूं, और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किसी भी मेंबर को नहीं करने दिया जाता है। मैनेजमेंट अलग होती है कंपनी की। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट कंपलसरी, और यहाँ पे 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर एग्री। सारे पार्टनर अगर एग्री हैं पार्टनरशिप खत्म। लेकिन अगर कंपनी में सारे मेंबर भी एग्री तो भी उसे डिसॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज आइदर वाइंड अप बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ध्यान से देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। इंडिया के अंदर एनसीएलटी जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो सारी कंपनी को रजिस्टर्ड करती है, बनाती है। कोई भी केस अगर कंपनी से रिलेटेड होता है उसी के अंदर जाता है, एनसीएलटी के अंदर, वहीं पे केस फाइल किए जाते हैं। जैसे आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं सिविल केस के लिए, जो भी सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। लेकिन जो भी बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, रजिस्टर्ड एंटिटी से रिलेटेड केस होते हैं, उसे एनसीएलटी देखता है। वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, पहले एनसीएलटी में जाते हैं। तो कंपनी जो लीगल पर्सन है उसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, उसे हटा सकता है अपने रजिस्टर से जब वो कहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर मिलकर उसे हटा दे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबरशिप आपको पता है यहाँ पे सेक्शन 464 कंपनी, द नंबर ऑफ पार्टनर इन एनी एसोसिएशन शैल नॉट एक्सीड 100, और पीछे हमने पढ़ा था 50 दे रखा था, तो 50 ही है इसकी जो नॉर्मल लिमिट है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसे 100 कर दिया गया है। अब नॉर्मल पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो 464 एक्ट है उसमें 100 ही बताई गई है, 50 बताई गई थी पहले, 100 बताई गई है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इसे याद रखना, जो 464 एक्ट है ऊपर हमने 50 पढ़ा था, आप ध्यान से देखें तो। अगर हम स्टार्टिंग में जाएं तो नंबर ऑफ जो मेंबर हैं बताए गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, पुट अ लिमिट ऑन 50 पार्टनर इन एनी एसोसिएशन। साफ साफ लिखा है यहाँ पे। ये जो 50 पार्टनर्स की डेफिनेशन है इसे 100 तक कर दिया गया है।
लॉ में अभी भी 50 लिखा हुआ है, बट आप एग्जाम पर्पज के लिए याद रखना 100 है पार्टनर, 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते किसी भी पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो शैल नॉट एक्सीड 100। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के 200 मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी के तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं आपको पता ही। However, the rule given under the company miscellaneous rule 2014 restrict the present limit, sorry present limit यहाँ पे 50 बताई गई, तो जो 50 लिमिट ऊपर बताई गई है वही सही है। 100 लिमिट से इसे दोबारा से 50 कर दिया गया, पहले 50 100 थी, अब प्रेजेंट रूल 2014 है जो 50, आप एग्जाम के लिए इसे 50 ही याद रखना, सॉरी मैंने 100 बता दिया था दोबारा। ओके, मेंबर बट नॉट लेस देन, प्राइवेट कंपनी में तो 200 मेंबर है, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको पता है मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ड्यूरेशन जो होगा पार्टनरशिप फर्म का, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म अगर डिसोल्व हो गई तो ड्यूरेशन खत्म, और कंपनी परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है, कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब कंपनी चलती रहेगी, मेंबर में कम मेंबर में वो, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा परपेचुअल रहेगा, सेम रहेगा। पार्टनरशिप को क्लब के साथ कंपेयर किया गया है, क्लब को आप रीड कर लेना, ये सिंपल है, जैसे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वही क्लब है। अब पार्टनरशिप को जॉइंट हिंदू फैमिली के साथ कंपेयर किया गया। जॉइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली जो ऐसी फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस कर रही है, और वो जो बिजनेस है उनका फैमिली बिजनेस कर रही है, उसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो बाई बर्थ होते हैं और पार्टनरशिप में बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर अगर कोई पर्सन मेंबर बन रहा है तो वो को पार्टनर कहलाता है, और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कहलाते हैं। बस यही छोटे मोटे पॉइंट लिखे हैं, आप इन्हें रीड कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट है पार्टनरशिप को जॉइंट हिंदू फैमिली के बाद को ओनरशिप के साथ। को ओनरशिप हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था को ओनरशिप का, ध्यान से देखिए, जहां पे लैंड रेंट पर दिया था, दो को ओनर थे एक पीस ऑफ लैंड की, तो वहां पे पार्टनरशिप नहीं होती। ध्यान से देखिए, पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस बाय एम्प्लॉयड, और को ओनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ सच बाय द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मान लो दो भाइयों को अपने फादर से एक लैंड मिला, उससे जो रेंट आ रहा है वो दोनों ले सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर नहीं है, वो को ओनर है, इसे को ओनरशिप बोला जाता है। और इम्प्लाइड एजेंसी, अब पार्टनर इज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, ये हमें पता है, लेकिन को ओनर के अंदर ऐसा नहीं है, नॉट एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, तो को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नेचर इज कम्युनिटी, देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स दैट प्रॉफिट एंड लॉसेज मस्ट हैव बी शेयर्ड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है पार्टनर के बीच में कि प्रॉफिट और लॉस उन्हें मिलेगा, ये उनका फायदा है। इंटरेस्ट मीन्स उनका हित क्या है, फायदा क्या है। और यहाँ पे कोनर को क्या मिलेगा, डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। रेंट है तो रेंट मिलेगा, उससे आने वाला इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी से आने वाला। और यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट, नहीं कर सकते, कंसेंट जरूरी है पार्टनर की। और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की बात आए तो कोनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर कोनर। अगर 200 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ दो भाइयों में बटी हुई है, तो एक अपनी 100 एकड़ बेच सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ दी अनदर, उसे कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं किया है कोई भी। नेक्स्ट जो बताया गया एसोसिएशन, पार्टनरशिप को एसोसिएशन का मतलब होता है कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, जरूरी नहीं है वो बिजनेस के लिए हो, वो एसोसिएशन लोगों की भलाई के लिए भी हो सकती है, एनपीओ के भी हो सकती है। देखिए, पार्टनरशिप मीन्स involves setting up a relation agency between two or more person who have entered into business, यहाँ पे बिजनेस होता है। और एसोसिएशन बिजनेस की कोई जरूरत नहीं होती, दो लोग मिलकर एक संस्था चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एनजीओ खोल रहे हैं, तो एसोसिएशन इवॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज, सोशल कॉज के लिए है, where there is no necessary motive to earn and share profit, ना तो वो अर्न करते ना ही शेयर करते प्रॉफिट। द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इनटू अ बिजनेस, वो बिजनेस में एंटर नहीं करना चाहते। एग्जांपल, पार्टनरशिप रन करती है बिजनेस अर्न करने के लिए प्रॉफिट, यहाँ की मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस एसोसिएशन, इंप्रूवमेंट स्कीम और बिल्डिंग कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, ट्रेड प्रोडक्शन एसोसिएशन, ये सारी बनाई जाती है।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से देखिएगा, काइंड ऑफ पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पार्टनरशिप एट विल, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। जनरल पार्टनरशिप, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप एट विल, नाम से ही पता लग रहा है विल, जब तक मेरी इच्छा है तब तक पार्टनरशिप होगी। यानी कि पार्टनरशिप मैंने कहा 2 साल के लिए चलेगी एट विल, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, पहले ही मैंने अपनी विल पर चला दी। तो पार्टनरशिप अगर विल पर चलाई गई है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल में, अगर पार्टनरशिप मैंने कहा 2 साल के लिए कंटिन्यू करनी है, ओके, उसके बाद 2 साल के बाद मैंने कुछ पार्टनरशिप को बंद नहीं करा और फिर भी मैं चलाता जा रहा हूं, तो उसे बोला जाएगा एट विल। क्योंकि यहां पर देखिए एक पॉइंट और है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अगर मैंने कहा पार्टनरशिप सिर्फ 2 साल तक चलेगी, उसके बाद बंद हो गई, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। लेकिन पार्टनरशिप मैंने कहा कि 2 साल के लिए चलेगी, उसके बाद बंद नहीं करी, फिर भी चलती जा रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी मर्जी है भाई, मैं फिर भी चला रहा हूं, तो वो पार्टनरशिप एट विल है। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। जैसे मान लो 2 पार्टनर मिले और मिलकर वो कह रहे हैं हमें सिर्फ शूज का बिजनेस करना है, शूज खरीदने हैं, ट्रेडिंग करनी है उनकी और शूज ही बेचनी है। हम शूज कहीं से खरीद कर लाएंगे सस्ते में और महंगे में बेचेंगे। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप सिर्फ शूज तक ही लिमिटेड है। शूज के अलावा वो कोई और चीज नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। अगर किसी पार्टनर ने शूज के अलावा चेयर खरीद लिया, बेच दी, तो वो पार्टनरशिप के दायरे से बाहर हो जाएगा, वो उसके लिए सेपरेटली पर्सनली लायबल होगा। और नेक्स्ट है जनरल पार्टनरशिप। ध्यान से सुनना, एक पार्टनरशिप जो है वो शूज मैन्युफैक्चर कर रही है और मैन्युफैक्चर करके उसे सेल करना है। अब जनरल पार्टनरशिप के अंदर ऐसा पॉइंट है कि अगर वो शूज मैन्युफैक्चर कर रही है, ध्यान से सुनना, शूज मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड उसे रॉ मटेरियल खरीदना होगा। और रॉ मटेरियल खरीदनी होगी, मशीनें भी खरीदनी होगी, लेबर को सैलरी भी देनी होगी और फैक्ट्री भी बनानी पड़ेगी, उसे फैक्ट्री का रेंट भी देना होगा। तो जनरल पार्टनरशिप में बहुत सारा काम आ गया जो शूज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा। अगर उसे लोन भी लेना होगा और शूज से रिलेटेड उसे रबर खरीदनी होगी, शू लेसेस खरीदने होंगे और मशीनें खरीदनी होगी, वो सारी जनरल पार्टनरशिप में आएगी, उससे रिलेटेड सारे वर्क उसमें आएंगे। लेकिन पर्टिकुलर के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक वर्क दे देंगे कि हमें शूज खरीदने हैं, बेचने हैं, हम लोन नहीं ले सकते, हम मशीनें नहीं खरीद सकते, हम फैक्ट्री रेंट पर नहीं ले सकते। अगर हम रेंट पे लेंगे तो वो भी उसके अंदर बताई जाएगी सेपरेटली कि हम शूज खरीद कर बेचने हैं तो उसके लिए हमें एक फैक्ट्री लेनी पड़ रही है। लेकिन जनरल पार्टनरशिप के अंदर हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें एज्यूम कर ली जाएगी कि ये सब कुछ होगा। चलिए इसको एक बार बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्या बताया गया है? पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड, कोई फिक्स पीरियड नहीं बताया गया अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी चलेगी, कोई फिक्स पीरियड नहीं बताया गया। एंड साथ में देखिए, देयर इज नो प्रोविजन मेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को बनाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि डिटरमाइन करेंगे पार्टनरशिप चलेगी कब तक। पार्टनरशिप हमने करी, स्टार्ट करी, लेकिन ये नहीं लिखा कि कितने साल चलेगी, तो वो है पार्टनरशिप एट विल। और साथ में कोई प्रोविजन भी नहीं बनाया डिटरमाइन करने के लिए कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। कभी हम प्रॉफिट शेयर, जैसे हम कभी शूज खरीद कर बेच देते हैं, कभी हम क्लॉथ खरीद कर बेच देते हैं, तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का कोई प्रोविजन ही नहीं है। दिस 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप करने से पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होने जरूरी है। पहली, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, दूसरी, कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया हमने किसी भी चीज को लेकर। कैन बी रजिस्टर्ड एट पार्टनरशिप एट विल, तो उसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप विल पर माना जा सकता है। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, लेकिन एक एग्रीमेंट होना जरूरी है बिटवीन द पार्टनर आइदर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप ऊपर की दोनों कंडीशन में ड्यूरेशन भी हो गई और प्रोविजन भी हो गया तो पार्टनरशिप एट विल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर ड्यूरेशन हो गई फिक्स तो वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड हो जाएगी। Where a partnership entered into a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as will। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने डिस्कस करा था, ध्यान से पढ़िए इसे।
पार्टनरशिप एट विल की डेफिनेशन जब मैंने स्टार्टिंग में बताई थी तो इस पॉइंट को कंसीडर करा था, वेयर पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स टर्म, पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए बनाई और कंटिन्यू कर रही है वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, 2 साल के लिए बनाई, 2 साल के बाद एक्सपायर हो गई, इट इज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल, 2 साल एक्सपायर हो गई फिर भी पार्टनरशिप चल रही तो वो पार्टनरशिप एट विल है, लेकिन अगर मैंने 2 साल के लिए बनाई और 2 साल के बाद खत्म कर दी तो वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है। इज दैट क्लियर? और ऊपर की 2 कंडीशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो सेटिस्फाई करनी जरूरी ही है और साथ में ये एडिशनल कंडीशन भी बताई है, ये है पार्टनरशिप एट विल। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल, ये नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया था, सेम 2 मार्क्स के लिए। नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखिए, अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें नवंबर 2020 का, तो क्वेश्चन पेपर नवंबर 2020 देखिए, क्वेश्चन पेपर ये लिखा हुआ है और इसका क्वेश्चन नंबर था 3A का फर्स्ट, A का फर्स्ट। What do you mean by partnership at will as per the Indian Partnership Act 1930? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें, एग्जाम में जो सजेस्टेड आंसर होते हैं, आईसीआई की तरफ से आंसर आते हैं, उस आंसर में क्या डेफिनेशन दी गई है इसकी, अगर हम देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जो डिफाइन किया गया है, सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल अंडर सेक्शन, सेम वही 2 पॉइंट लिखे हैं। नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड, कोई फिक्स पीरियड नहीं और साथ में कोई प्रोविजन नहीं बनाया उन्होंने पार्टनरशिप के लिए। और लास्ट में एक पॉइंट, ये पॉइंट जरूर लिखा है, ध्यान से देखो तो क्या लिखा है इस पॉइंट में, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर अ फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड के लिए है, कंटिन्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, इट इज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। तो फिक्स पीरियड के बाद भी अगर पार्टनरशिप चल रही है तो उसे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? तो नवंबर 20 में यही क्वेश्चन आया था इसमें 2 मार्क्स का इस चैप्टर से, लेकिन जनवरी 21 के अंदर इस यूनिट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन सेक्शन 7 हमारा हो चुका है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड पर भी आ जाते हैं हम। फिक्स पीरियड के अंदर पार्टनरशिप बताई गई है, अच्छा पार्टनरशिप एट विल का एक लाइन और पढ़ लेते हैं, एक लाइन जो लिखी हुई है लास्ट में, अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। ध्यान से देखिए, हमेशा जब भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाता है या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे यही पॉइंट कंसीडर किया गया है, अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप को एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें एक नोटिस देना होगा इन राइटिंग में टू ऑल द अदर पार्टनर, सारे अदर पार्टनर्स को। अब पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए देखिए, वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, अगर किसी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि पार्टनरशिप को हमें 10 साल चलाना है, तो वो होगी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, सिंपल। द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट अ फिक्स पीरियड, इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए 10 साल बोल दिया तो बस 10 साल के लिए, उसके बाद बंद कर देना। अगर उसके बाद कंटिन्यू चलती रही तो पार्टनरशिप फिक्स पीरियड थोड़ी होगी, वो पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, जैसे फिक्स पीरियड खत्म हुआ पार्टनरशिप खत्म, बस दैट इज कॉल्ड फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होगी, शूज बेचने तो बस शूज के लिए ही होगी और कुछ काम नहीं करना आपको, उससे रिलेटेड भी नहीं करना। देखिए, पार्टनरशिप में भी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सिंगल एडवेंचर, एक जो सिंगल काम बोला है बस वही करना है, एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस बिजनेस, हम उस बिजनेस को कॉन्टिन्यूअस कंडक्ट करेंगे, वेयर अ पर्सन बिकम पार्टनर विद अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर, बस किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए वो हो गया, तो उस एडवेंचर के लिए उसे पार्टनरशिप माना जाएगा, और जैसे ही वो काम पूरा हुआ पार्टनरशिप खत्म, दैट्स इट। जनरल पार्टनरशिप देखिए, जनरल पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ, जनरल पार्टनरशिप में लिखा है वेयर अ पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड, पार्टनरशिप क्या है, कंस्टिट्यूट बनाई गई है, किस लिए, रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन जनरल के लिए, इट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप, बस यानी कि जो ये जनरल के लिए बनाई हुई जनरल डेफिनेशन कैसे लिखी है, अ जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग है, कैसे, इन दिस केस of a particular partnership the liability of partner extend only to that particular adventure। ध्यान से देखो, अगर उन्हें शूज बनाने के लिए करी है,
कि हम शूज खरीदेंगे और शूज बेचेंगे, दो पार्टनर ने एग्रीमेंट किया और पार्टनरशिप बनाई, तो ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और वो उसी शूज को खरीदने के लिए अगर उधार लेते हैं कोई पैसे, तो उतने के लिए ही लायबल होंगे। लेकिन जनरल पार्टनरशिप में वो जनरल वर्क, सारे वर्क के लिए लायबल होंगे। अगर उन्होंने लेबर को हायर करा, फैक्ट्री का रेंट देना है, फैक्ट्री खरीदी है, या फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन खरीदी है, तो वो सारे काम के लिए लायबल होंगे। बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप के लिए ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए ऐसा है कि जो वो काम करेंगे बस उसी के लिए लायबल होंगे, और जनरल पार्टनरशिप के लिए उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे काम के लिए लायबल होंगे। ओके, अब पार्टनरशिप डीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। बस आप ध्यान रखना, इसे एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें बिल्कुल सिंपल है। नेम ऑफ द पार्टनरशिप का नाम होगा, पार्टनर्स का नाम होगा, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन होगी, कैपिटल होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिसोल्यूशन कब करना है ये लिखा होगा, किस केस में करना है, कमीशन कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, एक्सपल्शन कब किया जाएगा। देखिए 12th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर को कब हटाया जाएगा पार्टनरशिप फर्म से। इन ग्रोस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वो ड्यूटी को तोड़ देगा जो उसको दिया गया, ब्रीच कर देगा या फिर फ्रॉड करेगा, तब हटाया जाएगा। पार्टनर को कभी भी ना पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए नहीं हटाया जा सकता कि हमारी पर्सनल दुश्मनी थी तो पार्टनरशिप में से पार्टनर को हटा दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, जो इस यूनिट में नहीं अगली यूनिट में पढ़ेंगे, है इसी चैप्टर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। ओके, तो पार्टनरशिप डीड तो बहुत सिंपल थी, आप इसे रीड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक आई थिंक। इसके बाद ये यूनिट 1 है वो खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप की, फिर नेक्स्ट यूनिट हम बाद में करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहला एक्टिव, एक्टिव और ओस्टेंसिबल पार्टनर। ध्यान से देखिए, एक्टिव और ओस्टेंसिबल पार्टनर के बारे में क्या लिखा है। इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से तो सारे पार्टनर बनते हैं, अगर देखा जाए तो सारे पार्टनर एग्रीमेंट से बनते हैं। यहाँ पे एग्रीमेंट से तो बन रहा है, लेकिन साथ में क्या, एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो एक्टिवली काम कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है पार्टनरशिप में, वही बोला जाएगा एक्टिव पार्टनर। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन दी गई है स्लीपिंग पार्टनर की। स्लीपिंग देखो, हु इज पार्टनर बाय एग्रीमेंट, ये तो उसमें भी थी, सेम है, सब एग्रीमेंट से पार्टनर बनते हैं, बिना एग्रीमेंट के कोई कैसे बन जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कोई बन भी जाते हैं। हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, में जो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा। तो सिंपल, एक्टिव पार्टनर कौन है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कौन है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बस। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम के जो पार्टनर होते हैं वो नॉमिनल पार्टनर होते हैं। ध्यान से देखिए, अ पर्सन हु लैंड्स हिज नेम, उसने बस अपना नाम दिया उधार फर्म को, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फर्म में, उसी को बोला जाएगा नॉमिनल पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन का नाम काफी फेमस है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को नाम दे दिया अपना कि मेरे नाम से तुम अपनी पार्टनरशिप हम चला सकते हो, अमिताभ बच्चन एंड कंपनी के नाम से, जिसके सिर्फ नाम से पब्लिक जो उनके फैन होंगे वो तो उस फर्म से जुड़ी जाएंगे, तो नॉमिनल पार्टनर। लेकिन उसका लेना देना कुछ नहीं है उस फर्म से, वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ नाम दे दिया, अपने फ्रेंड को वो नाम दे सकते हैं कि मेरा नाम तुम यूज कर सकते हो। तो इसमें लिखा गया है, तो सिर्फ नाम के लिए उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का शेयर क्यों मिलेगा, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। नीदर इन्वेस्ट, ना तो वो इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में, नो टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, की किसी भी पार्ट में वो कंडक्ट नहीं कर रहा। ही इज लायबल फॉर, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल हो जाएगा फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। सिर्फ नाम अगर आपने दिया अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त को, और दोस्त ने कुछ फ्रॉड कर दिया, तो अमिताभ बच्चन भी उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि उसी के नाम से तो लोग जुड़ गए थे उस फर्म से। अमिताभ बच्चन का नाम है, अगर वो चल रहा है, उन्होंने वेरीफाई भी कर दिया कि हाँ मेरा नाम मेरा दोस्त यूज कर सकता है, तो उनका नाम यूज करके अगर वो कोई इलीगल काम करेगा तो अमिताभ के ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, अमिताभ बच्चन जी के ऊपर। नेक्स्ट, लैंड हिज नेम, सेम वे लिखा है, अपना नाम लैंड कर दिया, without having any real interest, not entitled to share profit, does not take part in the conduct of business में भी, और liable होगा वो थर्ड पार्टीज के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होते हैं। ध्यान से सुनना इसका एग्जांपल। आपको पता है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत बड़े ओनर हैं, अगर उनके नाम से कोई कंपनी बनाना चाहता है उनका फ्रेंड,
और वो बिजनेस माइंडेड है, तो वो साफ साफ ये कहेंगे आप कंपनी में प्रॉफिट कर, आप फर्म में प्रॉफिट कीजिए, पार्टनरशिप फर्म में मेरा नाम आप यूज कीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए उसमें। मुझे अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस आपके ऊपर आएगा। अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी आपका पार्टनर बनूं, तो मैं पार्टनर बनूंगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए। क्योंकि लोगों को अगर पता लगेगा कि मुकेश अंबानी इस फर्म में पार्टनर है, तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस पे वो विश्वास करेंगे मेरी वजह से, और उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा फर्म में, तो वो प्रॉफिट मुझे चाहिए। लेकिन अगर लॉस हुआ बाई चांस आपकी गलती से होगा, वो मेरे नाम की वजह से नहीं होगा, तो मुकेश अंबानी उनसे सिर्फ प्रॉफिट लेंगे पूरा। तो ये एग्जांपल है। अब पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर से प्रॉफिट मांग रहा है, तो वही पार्टनर मांग सकता है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिसका नाम काफी है। ओनली विदाउट बीइंग एबल टू द लॉसेस, वो लॉस नहीं मांग रहा, इज नोन एज द पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली। एंड ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टीज, के लिए भी लायबल होगा फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट ओनली। तो वो थर्ड पार्टी के लिए तो लायबल है ही, लेकिन वो लॉसेस नहीं लेगा, जितने भी लॉसेस होंगे उसके लिए लायबल नहीं है, वो लेगा प्रॉफिट ही। और जो एक्ट होगा वो भी है लायबल फॉर द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। जितना प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है उतने प्रॉफिट के लिए वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होंगे। इनकमिंग पार्टनर बहुत ईजी, जो पार्टनर फर्म में एडमिशन लेते हैं वो इनकमिंग पार्टनर है। आउटगोइंग पार्टनर जो रिटायर हो रहे हैं या फर्म को छोड़कर जा रहे हैं वो आउटगोइंग है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, हर पार्टनर एग्रीमेंट से बनता है, लेकिन ये जो पार्टनर है ये एग्रीमेंट से नहीं बना, ये दिखावे से बना है। होल्डिंग आउट मतलब वो शो ऑफ कर रहा है। ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, एस्टोपल मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। वेयर अ मैन, बस वो किसी पार्टी के अंदर अगर आपको कोई एक पर्सन मिला और वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मैं इस फर्म को जानता हूँ और ये तो बहुत अच्छी फर्म है, अरे हमारी बहुत चलती है इसके अंदर, बस लोग वो दिखावा कर रहा है, और उसकी बात को मानकर आपने उस फर्म को उधार दे दिए पैसे, बाद में वो फर्म भाग गई, तो आप उस पर्सन को पकड़कर लायबल ठहरा सकते हो कि आपके कहने पर, आपको पार्टनर मानकर मैंने उस फर्म को पैसे दिए थे। तो ये पार्टनर बाय एस्टोपल बाय होल्डिंग आउट सिर्फ शो ऑफ करने वाले पार्टनर होते हैं, लेकिन ये लायबल ठहराए जाएंगे अगर ये झूठ बोल रहे हैं, तो लायबिलिटी इन्हीं के ऊपर आएगी इनको, अगर हमने इनकी बात मानकर फर्म के साथ कोई डील करी और हमें लॉस हुआ। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, एक मैन अपने आप को होल्ड कर रहा है, बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं, और अलाउ अदर टू डू इट, और दूसरों को अलाउ कर रहा है कि डील करो फर्म के साथ। ही इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर, तो वो उसे ये कहा गया कि आप बाद में मना नहीं कर सकते कि आप पार्टनर नहीं हो, तो आप एज्यूम कर लिए जाओगे, फेथ कर लिया जाएगा आपके ऊपर, तो क्रेडिटर विश्वास कर लेंगे और मान लेंगे कि आप पार्टनर हो और आपके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे। तो वो जब पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। होल्डिंग आउट पार्टनर वो है जो कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, हिमसेल्फ परमिट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पार्टनर, तो वो लायबल होगा अगर कोई भी उस पर विश्वास करके, पार्टनर पर विश्वास करके फर्म को क्रेडिट दे देता है। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को रीड कर लेना, और लास्ट में एक एग्जांपल 5 पढ़ते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग पी क्यू आर एस, पार्टनर है, ध्यान से देखना, पी क्यू आर एंड एस 4 पार्टनर है। एस रिटायर हो गया फर्म से विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक नोटिस तो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से और अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो लोगों को कैसे पता लगेगा ये पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं है, और वो उसके नाम के बिहाफ पर उसकी गुडविल को ध्यान में रखते हुए कि ये पार्टनर अच्छा था, फर्म के साथ कोई डील करते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है, तो इस पार्टनर को भी लायबल ठहराया जाएगा कि हमने तो आपके नाम पर पैसे दिए थे उधार। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी में, एक फर्म के अंदर मुकेश अंबानी और उसका एक फ्रेंड, दोनों पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, मुकेश अंबानी और 2 पर्सन हो रहा है, और मुकेश अंबानी रिटायर हो गए वहां से, लेकिन पब्लिक को बताया ही नहीं मैं रिटायर हो गया, तो उनके नाम पर फर्म को तो लोन अभी भी मिल सकता है, उन्हें पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा जब भी वो रिटायर होंगे, नहीं तो लोन का या किसी भी अमाउंट का मिसयूज कर सकते हैं, और उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा उस पर्सन को जिसने नोटिस नहीं दिया। तो ऐसे रिटायर होगा बिना पब्लिक नोटिस दिए, और उसका नाम कंटिन्यू टू बी यूज ऑन लेटर हेड पे, उसका नाम यूज हो रहा है, हियर हैज एस लायबल होगा एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है। क्रेडिटर्स के लिए हु हैव लैंड ऑन द फेथ ऑफ हिज बीइंग अ पार्टनर, वो ये समझते थे कि एस पार्टनर है, उन्होंने उधार दे दिया, और उधार देने के बाद अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो एस को लायबल ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो मैंने कहा था आपको एग्जाम में आए हुए हैं, जनवरी 21 का जो एग्जाम है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप, हमने इसे पढ़ा है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए जो की जाती है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 2 मार्क्स का ही। और हु इज नॉमिनल पार्टनर कौन है? जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, जिसने सिर्फ नाम दिया हुआ है,
ये दोनों पॉइंट हमने पढ़े, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया हुआ है। ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को दिखा रहा है, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े थे कि म्यूचुअल एजेंसी होना भी जरूरी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना भी जरूरी है, बिजनेस होना भी जरूरी है, जिसमें म्यूचुअल एजेंसी होगी जहां पे पार्टनर काम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। डिस्कस द स्टेटमेंट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और ये 6 मार्क्स का सिर्फ यूनिट 1 से आया हुआ है, और जो यूनिट 1 हमने अभी थोड़ी सी देर में की है 6 मार्क्स। सोचिए, यानी कि 4 to 6 मार्क्स का भी 2 मार्क्स का इस यूनिट 1 से आता है एग्जाम में। अगर आप इसे कर लेंगे तो बहुत ईजी है, रिवाइज करने के लिए आप रिवाइज कर सकते हैं इसे। और यूनिट 2 एंड 3 भी मैं अपलोड कर दूंगा रिवीजन के लिए, आप उसे भी देख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है एग्जाम का तो वो देखिए, 21 का सॉल्यूशन नीचे ही है। सॉल्यूशन देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, a partnership may be organized for a prosecution of a single adventure as well as for the conduct of continuous business। तो सिंगल एडवेंचर के लिए जब काम किया जाए पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। where a person become partner with another person in any particular adventure or undertaking, the partnership is called। बस सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि जब पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए कोई पर्सन पार्टनर बनता है पर्टिकुलर का वर्क के लिए, तो उसी को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट एज अ सिंगल एडवेंचर, ये वर्ड जरूर लिखना है एग्जाम में, सिंगल एडवेंचर के लिए होती है। और अंडरटेकिंग के लिए सब्जेक्ट टू एनी, कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। डिसॉल्व बाय कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर ऑफ अंडरटेकिंग, तो वो जो भी अंडरटेकिंग करेंगे उसके लिए उनके पास एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर देखिए, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो अपना नाम दे रहा है फर्म को विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट, कॉल्ड नॉमिनल। बस वो नाम दे रहा है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, नॉमिनल अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया था। बस वो नाम के लिए पार्टनर है, वो सिर्फ फर्म को नाम दे, लेकिन वो लायबल होंगे पर्सनली। अभी हमने पढ़ा है कि वो पर्सनली लायबल ठहराए जाएंगे फर्म के लिए जो नॉमिनल पार्टनर होंगे। देखिए यहाँ पे हम नॉमिनल पार्टनर विदाउट हैविंग इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखा है he is entitled to share profit in the firm, neither invest in nor take part in the conduct of the business। he is however liable for third party for all act of the firm। वे लायबल होंगे फर्म के लिए हर एक्ट के लिए। ओके, इसमें भी दे रखा होगा लायबिलिटी, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट इन द फर्म। फर्म में वो प्रॉफिट शेयर के लिए एंटाइटल नहीं है। नीदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म, फर्म में वो पैसे इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन he is however liable to third parties for all act of the firm। वो थर्ड पार्टीज के लिए हर एक्ट के लिए लायबल हैं। और नेक्स्ट था बिजनेस कैरिड ऑन बाय, 4 मार्क्स का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स का। सेम वही केडीएन कंपनी का जो केस है पढ़ा था हमने, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट का, और देयर मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। सेम वही है जो हमने पढ़ा है, तो आप इसे रिवाइज कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यूनिट 1 हो गई, हम यूनिट 2 एंड 3 जल्द से जल्द करेंगे। ओके, बाय बाय।